गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10 का विषय गणित और चैप्टर 8 त्रिकोणमिति ट्रिगोमेट्री जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने जो है त्रिकोणमिति आज स्टार्ट करना है। हमने पिछले क्लास में चैप्टर 5 जो था उसे समाप्त कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 आपका त्रिकोणमिति ट्रिगोमेट्री। ठीक है, तो देखिए क्या होता है त्रिकोणमिति और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहली बात की ट्रिगोमेट्री 3 शब्दों में आपको दिखाई देगा। एक त्रि दिखाई देगा, ठीक है, और एक गौण दिखाई देगा, ठीक है, और एक मेट्री दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी 3 शब्दों से मिला है। तो त्रि का मतलब होता है 3, और गौण का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। यानी कि 3 भुजाओं का माप जब हम त्रिभुज का पढ़ते हैं तो वहीं से त्रिकोणमिति निकल के आता है। ठीक है, यानी त्रिभुज के 3 भुजाओं की माप का जब हम पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, त्रिकोणमिति होगा। अब देखिए, यानी कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि जैसे मान लें यहाँ पे कि एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज में आपको पता ही है 3 भुजा होगा। ठीक है, ये 3 क्या है, इसकी भुजाएं हैं। और जब इसकी 3 भुजाएं हैं तो 3 कोण भी होगा, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ। तो इन भुजाओं और कोण में क्या संबंध होता है, ये हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, यानी डिफिनेशन अगर हमें याद रखना हो कि त्रिकोणमिति क्या है तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए आपसे एक सवाल पूछा गया है, अगर ध्यान से देखेंगे कि बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। सर आप ये इस समकोण त्रिभुज। सभी बच्चे बताइए चैट सेक्शन में आंसर करके, ये किस प्रकार का त्रिभुज है। समकोण। ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कोण जब 90 डिग्री का होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, यानी राइट एंगल ट्रेंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलो, तो ये इसका आंसर क्या होगा कि हाँ ये एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पे आपसे फिर एक सवाल पूछा गया है कि क्या आप इस स्तंभ को देखकर बता सकते हैं कि स्तंभ की लंबाई क्या होगी। बताइए, आप देख के बता सकते हैं क्या, यस सर, कैसे बताइए। क्योंकि सर ये सीधा नंबर 90 डिग्री का है। तो यहीं पे इसका आंसर होगा कि हाँ बता सकते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ से। ठीक है, और हम अगर समकोण त्रिभुज के हिसाब से देखिए, ये बच्चा यहाँ पे है, यहाँ से एक आधार रेखा जाएगा, फिर इसके सामने से ये निकल के आएगा और ये एक त्रिभुज बन गया। अगर हम इस भुजा की लंबाई ज्ञात कर लें तो मतलब कि हम इस स्तंभ की क्या करेंगे, लंबाई बता सकते हैं। यही लिखा है कि त्रिकोणमिति की मदद से हम स्तंभ की लंबाई बिना मापे ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमें मीटर लेके चढ़ना नहीं है वहां पे स्तंभ पे, हम नीचे से खड़े होके भी बता सकते हैं। ठीक है, नीचे से खड़े होके भी बता सकते हैं। बात समझ में आया। यस सर। देखिए, तो त्रिकोणमिति का कहाँ कहाँ पे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना हो, या फिर पानी के जहाज के नीचे जो पनडुब्बी चलती है उसकी गहराई पता करना हो, या सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना। जैसे ऐसे ऐसे करके सीढ़ी बना रहता है ना, ऐसे ऐसे करके सीढ़ी, तो ये सीढ़ी की लंबाई क्या होगी ज्ञात करना हो, या जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना हो, जहाज जो हवाई जहाज उड़ती है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी हो। इन सभी चीजों को ज्ञात करने में हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, त्रिकोणमिति का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है क्योंकि इसमें एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहीं पे लिखा गया है कि यहाँ पे एंगल ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज के कोण है, और यहाँ पे कोण ए क्या है, न्यून कोण है, और कोण सी क्या है,
न्यून कोण है। कोण सी और ए न्यून कोण क्यों है? क्योंकि अगर एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो हम उसे समकोण कहते हैं, और जब कोई कोण 90 डिग्री से कम होता है तो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग अब कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर टोटल कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये एक कोण 90 डिग्री हो गया, मतलब कि ये दोनों कोणों का योग अगर 90 है, मतलब कोई इसमें से 90 के बराबर नहीं होगा, ये दोनों 90 से छोटे होंगे। जब 90 से छोटे होंगे यानी कि न्यून कोण होंगे। इसीलिए यहाँ पे कोण बी को क्या लिखा गया है? समकोण। कोण ए न्यून कोण और कोण सी जो है न्यून कोण होगा। क्या ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। क्लियर है ना सभी बच्चों को? सर एक बार फिर से समझा। न्यून कोण क्या होता है बताइए? न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम का हो। समझ में आ गया कि जब Yes, कोई sir. कोण 90 डिग्री से कम होता है तो उसे न्यून कोण कहते हैं, और ये पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब ये कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? बताइए, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 45 45। 45। क्यों? आपको पता है कि एक कोण सी 45 है कि कोण ए 45? आपको केवल इतना पता है ना कि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, यानी एक कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता। इतना ही पता है ना आपको? ये तो नहीं पता है कितना है, बस इतना पता है कि अगर एक कोण बी 90 डिग्री है और एक त्रिभुज के अंदर की तीनों भुजाओं के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो जब हमें एक कोण 90 डिग्री दे दिया गया है तो बाकी के दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। आज जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, यानी कि एक कोण तो 90 डिग्री हो ही नहीं सकता है, यानी कि जब 90 डिग्री से कम है यानी कि कोण ए भी न्यून कोण और कोण सी भी न्यून कोण। समझ में आया? क्योंकि 90 डिग्री से कम एंगल जो होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। क्लियर है? यस सर। क्लास में ध्यान रखिए, इधर उधर ध्यान रखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। चल, अब देखिए, जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है, भुजा होता है, जो 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है, हम उसे कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में उसी को हाइपोटेनुस कहते हैं। जब भी ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा क्या बोलेंगे? उसको कर्ण बोलेंगे। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, जस्ट इसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। इसमें देखने में भी लग रहा होगा सबसे लंबा भुजा, तो ये सबसे लंबी भुजा होती है त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का। और कर्ण को अंग्रेजी के एच से दिखाया जाता है। क्या ये कर्ण के बारे में इतनी जानकारी समझ में आ गई कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, इंग्लिश में इसे हाइपोटेनुस कहते हैं। और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है और इसे एच से दिखाया जाता है। क्लियर है? अब आधार क्या होता है? देखिए, समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण की संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है, और आधार को अंग्रेजी की अक्षर बी से दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होगा क्या होगा? आधार होगा। ये क्या होगा? ये जो है यहाँ पे आधार है। अब आप कहेंगे सर ये आधार क्यों है, ये सी आधार क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यून कोण तो दो हो सकता है, न्यून कोण तो दो भी हो सकता है। बताइए, क्या कहा गया? समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण की संलग्न भुजा को, तो न्यून कोण तो सी भी है, न्यून कोण तो ए भी है। तो आपकी इच्छा, आप सी ए को मन करे आप ए को आधार मानिए, आपको सी मन करे सी को आधार मानिए। ठीक है, आप किसी को भी आधार मान सकते हैं, ये बात क्लियर है। लेकिन ये सामने वाला हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। आपको मन करे आप ए बी को आधार मानिए, आपको मन करे बी सी को आधार मानिए। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? जिन आपको इच्छा ए बी को ए बी मानिए, बी सी को मानिए। ठीक है, अब देखिए, एक होता है लंब। अब लंब के साथ इन तीनों का रिश्ता देखेंगे। समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सम्मुख की भुजा को लंब कहा जाता है। यानी कि जब अगर आपने इस कोण को रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, यानी आप अगर ए बी को आधार ले लिए हैं, ए बी को आधार ले लिए हैं, तो इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। इसकी सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? तब ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपने इसे अगर आधार लिया है, यानी आप बीसी को आधार ले लिए, तो फिर आपका लंब कौन सा होगा? ये वाला भुजा होगा। समझ में आया? तो ये डिपेंड करता है कि आप किसे आधार लेते हैं।
अगर आपने आधार ए को लिया तो लंब ये होगा, अगर आधार आपने किसको ले लिया, ए बी को ले लिया, मतलब सॉरी बीसी को ले लिया, तो लंब कौन सा होगा, ये वाला होगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, यानी आधार हम किसको ले रहे हैं ये मैटर करता है। अब देखिएगा, सभी लोग बताइएगा कि कोण ए के सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा कौन है, कोण ए की सामने वाली भुजा कौन है, कर्ण। जो लिखा गया है उसको देखो यार, यहाँ पे कोण ए है, इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है, इसकी सामने वाली भुजा कौन सी है, लंब सर बीसी। बीसी है। जो पूछा जाता है उस पर ध्यान ही नहीं है आप लोगों का, कोण ए की सामने वाली भुजा पूछी जा रही है तो वो क्या है, बीसी है ना। ठीक है, तो कोण ए के सम्मुख भुजा वाली यानी कि बीसी है, तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। यानी अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, बीसी। अगर हम यहीं पे बात करें अगर एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए अगर मैं बात करूं कि लंब कौन सा होगा, तो एंगल सी के लिए लंब ये होगा, सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ए बी। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? यस सर। अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के लिए लंब हो जाएगा कौन सा, बीसी, और एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ए बी। कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि अगर एंगल ए, रिपीट करना, एक ही चीज को 4 बार बता रहा हूं और अब माइक ऑन नहीं करना है, ठीक ना, एक बार से आपका काम हो जाएगा क्या, 4 बार बता दिया, दिमाग कहीं और रखिएगा तो कहां समझ में आएगा। जो कह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, क्या कह रहा हूं मैं, एक ही चीज को बार बार कह रहा हूं कि अगर हम कोण ए लेते हैं, कोण ए लेते हैं तो इसकी सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, लंब कहेंगे। अगर हम कोण सी लेते हैं तो कोण सी के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। कुछ समझ में आया? यानी एंगल ए के लिए लंब कौन सा है, बीसी है, एंगल ए के लिए लंब कौन सा है, बीसी है, और एंगल सी के लिए लंब कौन सा है, ए बी है। कुछ दिमाग में गया कि अभी भी नहीं गया? आ गया सर। क्लास के टाइम दिमाग कहीं और रखिएगा तो क्या होगा। अब कोण ए को देखने पे कोण ए से संलग्न भुजा साथ वाली भुजा कौन सी है, बताइएगा। कोण ए के साथ संलग्न भुजा यानी साथ वाली भुजा कौन सी है, अरे इसका नाम तो आप लोग पहले ही से बता चुके हो ना कि कौन सी भुजा, ये कर्ण है। तो कोण ए के साथ अब कौन सी भुजा लगेगी, आधार। कौन सी भुजा लगेगी, आधार, यानी कि ए बी। समझ में आया? कोण ए के संलग्न भुजा साथ वाली भुजा कौन सी है, ए बी। कोण ए किस पे बना है, ए बी पे बना है, तो यही लिखा गया है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण और समकोण जिस भुजा पे बने हुए हैं उस भुजा को कोण की संलग्न भुजा यानी आधार कहते हैं। तो कोण ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। चल, अगर मैं बात करूं एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए लंब क्या होगा बताइए, कौन सी भुजा होगी, बी ए। चैट सेक्शन में लिखिए, चैट सेक्शन में एंगल सी के लिए पहला क्वेश्चन, एडी हो एंगल सी के लिए लंब कौन सा होगा, लंब क्या होता है, अभी अभी बताया था, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। कोण सी के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो कोण सी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी है ना। कहां दिमाग रहता है, कहां दिमाग रहता है, एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या हो गई, यहाँ पे न्यून कोण वाला, याद रखिएगा, न्यून कोण की भुजा की सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे एंगल सी एक न्यून कोण है और न्यून कोण की सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो कोण सी के सामने वाला भुजा क्या है, ए बी, तो ए बी यहाँ पे लंब है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोण सी के लिए आधार क्या होगा, कोण सी के लिए आधार क्या होता है, जो उससे लगा हुआ भुजा होता है। तो कोण सी से लगा हुआ भुजा कौन सा है, संलग्न भुजा। कोण सी से संलग्न भुजा कौन सी है, कोण सी से संलग्न भुजा यही है ना, जिसे हम क्या कहेंगे, बीसी। कुछ समझ में आया?
यस सर। सर। अब बताइएगा कोण पी के लिए, अब किस बात कर रही है? कोण पी के लिए। कोण पी के लिए लंब क्या होगा बताइए तो? कोण पी के लिए लंब क्या होगा? चैट से QR। कोण पी के लिए लंब क्या होगा? क्यों पी? ये लड़का पढ़ाई उड़ाई कुछ नहीं करता है, बस टाइम पास कर रहा है, इसका दिमाग है ही नहीं क्लास में। बताइए एंगल पी के लिए लंब क्या है? अभी अभी बताया था लंब जब भी देखना होगा हम इसकी सामने वाली भुजा देखेंगे। सामने वाली भुजा कौन है? Q1। आधार कैसे निकालते हैं? तो जिसपे ये बना हुआ है, ये एंगल किस पे बना हुआ है? PQ पे, तो यहाँ पे आधार हो गया PQ। लंब, अगर हम कोण R के लिए लंब की बात करेंगे तो क्या होगा? कोण R के लिए लंब की बात, इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? PQ। अगर आधार की बात करेंगे तो ये किस पे एंगल बना हुआ है? RQ पे, कोण R के लिए। और कर्ण तो हमेशा ही सामने रहता है, तो कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा वही रहता है सामने वाला। कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया? यस सर, आ गया। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। एनीवन? नो सर। अगर मैं आपसे पूछता हूं एंगल बी के लिए लंब क्या होगा, बताइए एंगल बी के लिए लंब क्या होगा? AC हो जाएगा सर। चैट सेक्शन बताना है। कोण बी के लिए लंब क्या हो जाएगा? इसकी सामने वाली भुजा, और सामने वाली भुजा क्या है? AC है। कर्ण बताइए क्या होगा? कर्ण क्या होगा? कर्ण क्या होगा? कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री की सामने वाली भुजा होती है, और कौन सी भुजा है वो? BC। ठीक, अब मैं पूछूं आधार क्या है, तो बस एक ही भुजा बचा। आधार क्या है? ये वाली भुजा आधार है। ठीक है, ये कुछ समझ में आया? एंगल बी के यस लिए सर। लंब AC, कर्ण BC, आधार AB। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर कीजिएगा, रुक जाइए। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एंगल C के लिए कर्ण क्या होगा, बताइए। एंगल C के लिए कर्ण क्या होगा? सर यहाँ भी BC होगा। सिंपल, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण वही रहता है। ठीक है, और लंब क्या होगा? लंब क्या होगा? लंब क्या होगा? सामने वाली भुजा, बी। AB हो जाएगा सर। सामने वाला क्या होता है? AB लंब होता AB। है, यहाँ पे AB लंब हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसका आधार, तो जो भुजा बच गया उसको आधार मान लीजिए। कौन सा भुजा बच गया? AC। तो ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। कुछ समझ में आया? यस सर। तो एंगल C के लिए कर्ण ये है, लंब ये है, और आधार ये है।
और यही अगर मैं बात करूं एंगल बी के लिए, तो फिर से एक बार बताइएगा, कर्ण वही रहेगा, कर्ण कुछ नहीं बदलेगा, लंब क्या हो जाएगा बताइए तो जल्दी से, एंगल बी के लिए AC क्या हो जाएगा, AC। और आधार क्या हो जाएगा, बी। AB वेरी गुड। किसी बच्चे को कोई डाउट है, नो सर। नहीं सर। अभी समझ में आया सभी बच्चों को, यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कोण ए की संलग्न भुजा बराबर ए से जाने वाली भुजा, यानी ए बी होगी या AC होगी, ए से ए की संलग्न भुजा माने ए से जाने वाली भुजा ए बी होगी कि AC होगी। अरे बाबू ये तो हमें पहले से पता है कि कर्ण है, तो ए की पहली ये संलग्न भुजा क्या होगी, AB होगी। समझ में आया। यस सर। चलिए कोण सी की संलग्न भुजा बताइए, ये जिस पे कोण बना है, किस पे कोण बना है, BC पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। चलिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए। क्या पूछा गया इसमें, कर्ण कौन सा है, कर्ण कौन सी लेखा है, ध्यान से देख के बताइएगा, कर्ण बताइए। कुछ बच्चों को ये भी नहीं दिख रहा है कि कर्ण क्या होता है, देखते ही नहीं है ध्यान से, वो क्लास ही नहीं देखते हैं ध्यान से। फिर कितने बच्चों का ठीक है। एक बच्चे का गलत है, बाकी सबका सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से आराम से कोशिश कीजिए। बताइए 5 बच्चों ने गलत कर दिया इतना बार समझाने के बाद भी। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। क्या पढ़ाई कीजिएगा, इतना समझाया फिर भी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सर LM करना होगा बी। पोल में आंसर करना था ना सर वो जल्दी में गलत हो गया। हाँ, तो क्यों गलत किया? माइक ऑन करके एकदम नहीं बोलना है, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। सर मेरा तो ठीक है। मैंने कितनी बार बताया, ये 90 डिग्री के सामने जो एंगल भुजा होती है, जो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये कभी नहीं बदलता है, हमेशा कर्ण कर्ण ही रहेगा। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा को हमेशा हम कर्ण कहते हैं। कितनी बार बताया, इसके बाद भी गलत। सॉरी, क्या होगा? LM। बी होगा सर। कितनी बार मैंने बताया कि 90 डिग्री के एंगल की सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इसके बाद भी कई बच्चों ने गलत किया है। पता नहीं कहां दिमाग रखते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। एंगल L के लिए बताइए तो लंब क्या होगा? चैट सेक्शन में बताइए, एंगल L के लिए लंब क्या होगा? चलिए इस प्रश्न का पहले उत्तर देख लीजिए, इसका LM होगा उत्तर। बताइए एंगल L के लिए लंब क्या होगा? ये तो कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया। अब बताइए एंगल L के लिए लंब क्या होगा? एंगल L के लिए लंब क्या होगा? यहां लिख लीजिएगा, एंगल L के लिए लंब क्या होगा? सिंपल सी बात है, एंगल L के सामने कौन सा है? M और N, तो MN हो जाएगा। अगर L के लिए आधार पूछा जाए तो क्या होगा? आधार पूछा जाए तो क्या होगा? आधार क्या होगा एंगल L के लिए? देखिए अभी भी कुछ बच्चा LM लिखा है, मतलब क्या कहें इन बच्चों का, कुछ नहीं होगा। LN होगा सर। तो क्या गलत टाइप कर रहे हैं? किस चीज का जल्दी है आप लोगों को? तो आधार क्या हो जाएगा? LN। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल M के लिए कर्ण क्या होगा, तो कर्ण तो वही रहेगा जो सामने वाला है, ये तो नहीं बदलता है, LM ही रहेगा। आधार बताइए क्या होगा, और लंब बताइए क्या होगा। पहले आधार बताइए, आधार क्या होगा एंगल M के लिए? आधार बताइए। देखिए सब गलत बता रहा है। आधार पूछ रहे हैं, एंगल M के लिए आधार पूछ रहे हैं। सर MN हो जाएगा। चैट देखिए, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं चैट सेक्शन में लिखना है। देखिए एंगल M के लिए अगर हम लंब की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? LN, तो लंब हो गया LN। ठीक है, और आधार ये जिस पे बना हुआ है, ये किस पे बना हुआ है? MN पे। मतलब कितना बार बता दिया फिर भी गलत कर रहे हैं। सही करना चाहेंगे तब तो सही होगा। जल्दी जल्दी उत्तर करना है केवल, ऐसे ही बच्चे एग्जाम में जाके फेल कर जाते हैं जल्दी जल्दी।
समय दे रहा हूं आराम से करने के लिए, फिर भी जल्दबाजी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? समकोण पी क्यू आर में कोण पी की सामने की भुजा, कोण पी की सामने वाली भुजा कौन सी है, ये पूछा गया है, सम्मुख भुजा। देखिए एक बच्चा का फिर गलत हो गया, दो बच्चों का गलत हो गया, पता नहीं दिमाग रखते कहाँ है, वो दिखते ही नहीं है ध्यान से। सॉल्व कीजिए। सर हाल तो बताओ। सॉल्व कीजिए आराम से, लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। देखिए बहुत सिंपल सवाल था। अच्छा, इस भुजा को क्या कहेंगे? इस एंगल की सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये भुजा कौन सी है? आर क्यू। एंगल पी की सम्मुख वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? लंब। और वो कौन सी भुजा है? आर क्यू। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कीजिएगा। सर संलग्न मतलब साथ। हाँ, आधार बताना है। संलग्न मतलब यहाँ पे एंगल जेड के लिए आधार बताना है। एंगल ओके जेड के लिए आधार बताना है। ओके सर। एंगल जेड के लिए आधार क्या होगा, बस वही बताना है। आधार बताना है एंगल जेड के लिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर कितने बच्चों का गलत है? पता नहीं, अभी चेक करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। बताइए, इतना समझाने के बाद भी कि आधार बताना था। जेड के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण। अब हमें दो भुजा पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है, लंब भी पता है। जो बच गया वो क्या हो जाएगा? जो बच गया वो क्या हो जाएगा? ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? आधार। और ये वाला भुजा क्या है? जेड वाई, या ठीक है, या वाई जेड, इसी को लिखिए वाई जेड। तो ये थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते। मैंने बता दिया था ना, संलग्न भुजा का मतलब आधार होता है। यानी आपको यहाँ पे आधार बताना था, बताया था कि नहीं? बताया था ना कि आधार बताना है। जब हमें दिख रहा है कि सामने वाली भुजा जो है लंब है एक्स वाई, और ये सामने वाली भुजा कर्ण है, तो बचा जो भुजा वो आधार है। फिर भी आधी से अधिक बच्चों ने गलत किया है। सोचिए, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करें। ये देखिए, एक लड़का को देखिए, अभी गुड नाइट लिख रहा है। बताइए, क्लास खत्म नहीं हुआ और गुड नाइट लिख रहा है। क्या करेंगे ये बच्चे? देखिए, ए बी 80, ठीक है। अब मैं पूछूं एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए लंब कर्ण, लंब कर्ण और लंब कर्ण और क्या लिखना है? आधार। आधार। बताइएगा क्या होगा? सर देख लो। ठीक है, बताइए लंब कर्ण और आधार। चैट सेक्शन में तीनों एक साथ कमेंट कीजिए। लंब कर्ण और आधार क्या होगा? बताइए, एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चे कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। क्या सीखेंगे ये? लास्ट के 10 सेकेंड। देखिए, हमें क्या बताना है? एंगल ए के लिए लंब, तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, यानी कि बीसी यहाँ पे लंब हो गई। और हमें पता है कि ये 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है। तो यहाँ पे ए सी कर्ण हो जाएगा, और जो बच गया ए भी हमारा आधार हो जाएगा।
क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं एंगल सी के लिए लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा और आधार क्या होगा? बताइए, एंगल सी के लिए लंब, आधार और कर्ण क्या होगा? ठीक है, वेट कीजिए, वेट कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, बहुत सिंपल सी कहानी है। एंगल सी की सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो यहाँ पे ए बी लंब हो जाएगी, और ये सामने वाला तो हमेशा कर्ण होता है, तो ए सी तो यहाँ पे भी कर्ण ही रहेगा, और जो बच गया अब बी सी क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब किसी भी ट्रेंगल का आप लोग आधार, लंब, कर्ण, राइट एंगल ट्रेंगल में बता सकते हैं। यस सर। चलिए, तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।